नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत इस अकेडमी में। आज का डेट है 2 जुलाई 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्स एज यूजुअल असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाले हैं, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन्स लेना है बहुत इस अकेडमी में, देन आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhodraisacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ द फर्दर इन्फॉर्मेशन। चलिए, सबसे पहला न्यूज़ असम ट्रिब्यून से देख लेते हैं। सिर्फ असम ट्रिब्यून ही क्यों, इसको सब हर एक नेशनल डेलीज अगर देख लीजिएगा सब कोई कवर कर रहा है। मणिपुर में मैसिव लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अनडाउटेडली बहुत सारे रीजंस हैं, राइट। अब उन रीजंस को हम लोग यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि GS1 में भी अगर देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनाज में ऑफ कोर्स आपका अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ये सब कुछ आता है ना। तो उनसे हम लोग को रिलेट कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स, है ना। तो बेसिकली लैंडस्लाइड इन जनरल अगर डेफिनेशन बोले तो होता क्या है, देखो लैंडस्लाइड जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक पहाड़ था ना, ये पहाड़ का लैंड सड़क के नीचे गिर गया है ना, और देख रहे हो नीचे भी गिर रहा है। तो यहाँ पे जितने सारे घर वरते हैं ना, घर के ऊपर ये गिर गया, मतलब घर के ऊपर डेब्री ही डेब्री, घर के ऊपर ये मिट्टी ही मिट्टी चला गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिट्टी मतलब क्या, ऑफ कोर्स या तो ये मास ऑफ रॉक होगा, या तो ये मास ऑफ डेब्री होगा, या तो ये अर्थ मटेरियल होगा। अर्थ मटेरियल जब भी मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफी में, मतलब समझ जाइए रिगोलिथ की बात कर रहा हूं। रिगोलिथ, अर्थ मटेरियल या फिर मिट्टी, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। तो उनका हमें मूवमेंट देखने को मिलता है डाउन द स्लोप अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर इस टाइप की हमें यहां पे लैंड सरकती हुई दिखती है डाउन द स्लोप्स। इसके बहुत सारे रीजंस है दोस्तों, जैसे हैवी रेन, इट इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट, राइट। दैट इज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण जो है आपका जाकर ये लैंड सॉलिफ्लक्शन हो जाता है। सॉलिफ्लक्शन इन द सेंस दैट सोचो कोई एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड जहां पर इतना ज्यादा पानी मिल गया है ना, दैट वो लैंड थोड़ा हल्का फुल्का दलदला सा हो गया है, मतलब उस लैंड में थोड़ा भी अगर चेंजेस कुछ भी आए तो वहां पे हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिल सकता है। दूसरा है मॉडिफिकेशंस इन हिल स्लोप्स विदाउट प्रॉपर स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब देखो क्या होता है ना मॉडिफिकेशंस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर सड़क बनाना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या, आप हिल्स में मॉडिफिकेशंस ला रहे हो क्या, नहीं है ना, बाई मेकिंग सड़क। या फिर आप सोचो यहाँ पे घर वर बनाना चाहते हो तो भी तो आप मॉडिफिकेशंस ला रहे हो ना वहां पे हिल्स के ऊपर, और ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक मैनर में अगर लाया जाएगा तो आप क्या उस स्लोप की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर पाओगे, नहीं, राइट। नेक्स्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स। अनकंसोलिडेटेड देखो क्या होता है ना दोस्तों, दैट डिपॉजिट्स एक कंसोलिडेटेड होता है, अनकंसोलिडेटेड। नाउ कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स मतलब उस टाइप के डिपॉजिट्स जहां पर सोचो जो भी रिगोलिथ मटेरियल है ना, या फिर जो भी अर्थ मटेरियल है उसका साइज जो है ऑलमोस्ट सेम साइज का ही हो, या फिर डोमिनेंस जो है उसी का हो, तो भी हम लोग उसको कंसोलिडेटेड बोलेंगे। बट अगर सोचो कुछ ऊपर बड़ा साइज का है, कुछ छोटा साइज का है, कुछ बहुत छोटा साइज का है, राइट, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कोई भी पर्टिकुलर जो साइज वाला रॉक डेब्री है वो कोई डोमिनेंस का नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जो है वो अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हो जाता है। जहां पर भी अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलता है वहां पर जो है ना उस रीजन के लैंड को वो प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पाता है, समझ रहे हो। और थोड़ा भी अगर जियोफिजिकल फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक हमें दिख गया, या फिर बहुत ज्यादा झमझमाझम बारिश अगर उस रीजन में हो गया, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वहां का अर्थ जो है वो नीचे गड़गड़ा के आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड्स, राइट। तो ये बहुत सारे रीजंस है जो कि हम लोगों ने आज लैंडस्लाइड्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट दोस्तों पीआईबी से ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। श्री एम वेंकैया नायडू जी का जो टेन्योर है वो 10 अगस्त 2022 में वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आगे अगर इनका खत्म हो जाएगा तो इनके जगह में कोई तो होगा ना जो क्या वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। उसी के रिलेटेड यहाँ पे बोला गया एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप GS2 के इस टॉपिक से आराम से रिलेट कर सकते हो। कहा जा रहा है एज पर आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इलेक्शन टू fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing vice president is required to be completed before the expiration of the term। मतलब अब अगेन 10 अगस्त इनका एक्सपायरेशन टर्म है, उसके बिफोर तो हो जाना चाहिए ना।
और इसका दारोमदार किसके ऊपर होता है, दैट इज इसके इलेक्शंस का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल जो भी होगा ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली रेगुलेट करती है। आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बतलाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट किया जाएगा, बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। नाउ इलेक्टोरल कॉलेज जो रहता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। याद रहेगा, ये याद बिल्कुल रखिएगा क्योंकि दे माइट डायरेक्टली आस्क यू इन क्वेश्चन एज वेल। एनीवेज, नेक्स्ट दोस्तों पीआईबी से ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। नाउ एक रिपोर्ट निकाला गया दोस्तों, जिसको निकाला गया नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दोनों एक साथ आकर इस रिपोर्ट को निकाले हैं जिसका नाम है टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। एग्जामिनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं ना। इस रिपोर्ट का की हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना टेक होम राशन मतलब मेक श्योर करती है दैट लोग जो है वो राशन को अपने घर ले जा सकते हैं अंडर द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ ICDS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत फिलअप किया जा सके इस न्यूट्रिशनल गैप को जो कि हमारे देश में एग्जिस्ट करते हुए दिखती है। जैसे चाइल्ड के बीच में न्यूट्रिशनल गैप्स हमें देखने को मिलता है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिक वुमेन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब जिससे ना हो इसीलिए सरकार का ICDS के अंडर ये स्कीम है दैट इज टेक होम राशन, जिससे आप राशन को घर में ले जाकर खुद पका के खा भी सकते हो, राइट। एनीवेज, कंपाइलेशंस ऑफ इनोवेशन, अब इसमें आर्टिकल में यही चीज बोला गया है दैट डॉक्यूमेंट जो है ना ये देखता है दैट किस किस राज्य के द्वारा, किस किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व किए गए हैं, जिससे यू नो उनके उन रीजन्स के एफिशिएंसी ऑलमोस्ट बढ़ी है, राइट। सजेशंस इन द रिपोर्ट, कुछ चीजें सजेस्ट भी की गई है, दैट इज इन ऑर्डर टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ टेक होम राशन स्कीम ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वैल्यू चेन नीड्स टू फंक्शन एट ऑप्टिमम। दैट इज कोई भी फंक्शन ऑफ वैल्यू चेन देख लो, मतलब जो भी इस वैल्यू चेन में इंक्लूडेड है, राइट, जैसे सरकार इंक्लूडेड है ना, और ऑफ कोर्स लोग तो खुद ऑफ कोर्स है इंक्लूडेड। तो अगेन यहाँ पे यही चीज बोला गया दैट एक रीजन से दूसरे रीजन जो ये प्रोडक्ट का ट्रांसफर होता है ना, वो मेक श्योर करना पड़ेगा हमें ऑप्टिमम लेवल में फंक्शन करे, तभी हम इसका फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। यही नहीं, इसके तहत हमें एक रोबस्ट सिस्टम को भी सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी, और वो रोबस्ट सिस्टम क्या होगा, प्रोक्योरमेंट का, दैट इज जो भी हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं कोई भी मील को, कोई भी सप्लीमेंट्री ये एक्टिविटी ये प्रोडक्ट्स को, उसका प्रॉपर प्रोक्योरमेंट, उसका प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग, है ना, दैट स्टैंडर्डाइज्ड वे में वो एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रांसफर कर रहा है। तो ये सब कुछ हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इंश्योर कर सकते हैं दैट ओवरऑल जो ये पूरा कंपोनेंट है ये ऑप्टिमम लेवल में फंक्शन कर सके। इंडियन एक्सप्रेस से ये नेक्स्ट न्यूज लिया गया रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो क्या रिलीज किया जाता है बाई RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कब नहीं रिलीज करती है, बाई एनुअल ये रिलीज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा ये सब लेकिन प्रॉपरली चीज है, जो क्या फैक्ट्स है, जो कि आपको अपने नोट्स कॉपी में बिल्कुल उतारने पड़ेंगे। इसीलिए तो ये एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी GS3 के इस टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं ना। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया RBI के द्वारा हमारे देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिलेटेड ना, बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब NPA के ऊपर बोला गया है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर बोला गया है दैट द एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैज इंप्रूव्ड विद ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो, जो कि डिक्लाइन हुआ है। अगर देख लीजिएगा मार्च 2021 में तब ये 7.4% था, बट ये डिक्लाइन होकर 5.9% हुआ है इन द ईयर मार्च ऑफ 2022, राइट। तो ऑफ कोर्स बेटर हुआ है ना जी, बिल्कुल। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या होता है पता है, ये वो परसेंटेज ऑफ फंड है जिसको बैंक को असाइड रख देना पड़ता है, साइड में रख देना पड़ता है, जिससे बाई चांस अगर बैड लॉस जो वो रिकवर नहीं कर पाती है तो उसके केस में ये पैसे जो है वो सेफगार्ड के लिए रह सके, राइट। हाई PCR कैन बी बेनिफिशियल टू बैंक टू बफर देमसेल्व्स अगेंस्ट लॉसेस इफ द NPA स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फास्टर, राइट। और उसमें भी दैट इज अगर PCR में दैट इज प्रोविजन कवरेज रेशियो में अगर देख लीजिएगा वो भी इंप्रूवमेंट ही हुआ है। पास्ट ईयर में 67.6% था, अभी ये 70.9% हुआ है ओवरऑल इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है।
नेक्स्ट कुछ रीजंस है जहां पर कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं इस आर्टिकल के द्वारा। जैसे बोला गया क्रिप्टो अगर देख लीजिएगा बहुत ही बड़ा डेंजर है जो क्या हमारे देश के यूथ एंड लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखो क्रिप्टो के पीछे जो है ना कोई एसेट नहीं है ना। आप जैसे अगर सोना अगर खरीदते हो, सोना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके पीछे कुछ एक इंट्रिंसिक वैल्यू है ना। बट क्या क्रिप्टो का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है? नहीं, राइट। तो वही चीज यहां पर भी बोला गया दैट क्योंकि क्रिप्टो का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है इसीलिए ये कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेशंस है अंडर द सोफिस्टिकेटेड नेम जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये वो फलाना डिकना, समझ रहे हो बात। एनीवेज नेक्स्ट, कंसर्न्स आर रेज्ड ऑन फ्यू अरीनास। वो कौन कौन से रीजन्स है जहां पे कंसर्न्स रेज किए गए? पहला तो है ग्लोबल स्पिल ओवर। जी हाँ दोस्तों, यूएस रेट इंक्रीज एंड द थ्रेट ऑफ रिसेशन। जैसे देखो यूएस ने अपना रेट इंक्रीज किया, राइट। अब क्या हो रहा है दैट इंडिया में जो एफआईआईस थे ना वो अपने पैसे को विड्रॉ करके यूएस में ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस का जो रिटर्न्स है वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल है ना। अब इंडिया से अगर ले जा रहे हैं मतलब इंडिया में कैपिटल का फ्लाइट हो रहा है, यही चीज तो इसीलिए तो आरबीआई ने कुछ दिन पहले भी बोला था ना दैट ब्लैक स्वान इवेंट्स भी आ सकता है। ब्लैक स्वान इवेंट मतलब क्या? एक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट हमें देखने को मिल सकता है जहां पर इंडिया से बहुत ही तगड़े रेट से कैपिटल जो है आउटफ्लो हमें देखने को मिल सकता है, राइट। ये तो खैर चलो अपना देश में ही ये सब चीजें हो रहा है, बट साथ ही साथ यूक्रेन क्राइसिस, ऑयल प्राइस राइज, ये भी दुनिया में कहीं ना कहीं चीजें एक्टिविटीज हो रही है जिसके कारण अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें बढ़े जा रही है। यही नहीं, और भी एक कंसर्न जो इस रिपोर्ट में रेज किया गया वो है रिगार्डिंग राइज ऑफ फिनटेक। इंडिया में अगर देख लीजिएगा फिनटेक इंडस्ट्री बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है ना। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है तो वो चीज को रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर चीज आप रेगुलेट नहीं कर पाओगे तो वहां पे डाटा प्राइवेसी का इशू, साइबर सिक्योरिटी का इशू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इशू, कंपटीशन एंड कंप्लायंसेस विद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज, तो ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसरोज पोएम प्लेटफॉर्म। ना इसरो का पोएम प्लेटफॉर्म है क्या? ये देखो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया पोएम, दैट इज पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है, वही चीज वो शॉर्ट में बोला गया पोएम। GS3 अवेयरनेस इन स्पेस, इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, द हिंदू का ये न्यूज था ना। सवाल होता है पोएम है क्या? जैसे यहीं पे डिस्कस किया हम लोगों ने, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल ये एक प्लेटफॉर्म है जो क्या हेल्प करेगा परफॉर्म इन ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग द फाइनल डिस्कार्डेड स्टेज ऑफ पीएसएलवी। देखो पीएसएलवी का हमें पता है ना 4 स्टेज का रॉकेट है यह, है ना, जिसमें पहला जो 3 स्टेज है ना वह आपका, देखो 3 स्टेज मतलब क्या, सोचो ये रॉकेट है, ठीक है, एक रॉकेट हुआ है ना, देखो ये आग निकल रहा है ना। तो इसका 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। और इसी में एक सैटेलाइट भी होता है भीतर में, है ना। चलो अब क्या होता है ना दैट जैसे ये ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाते जाते पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 जो स्टेज है ना ये ऑटोमेटिकली मतलब उल्टा अर्थ के स्पेस मतलब भीतर में ही गिर जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के भीतर, और ये फाइनली ओशंस में इसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला 3 स्टेज। और चौथा स्टेज जो है ना वो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद ऑर्बिट में ही रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेस जंक। अब बोला जा रहा है ये चौथा जो स्टेज है क्यों ना उसको स्पेस जंक बनने के बजाय हम उसको यूज करें, और उसी को यूज किया जा रहा है पोएम ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में। समझ रहे हो बात? यहां तक समझ गए ना? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो हम एक जो स्टेज जो डिस्कार्ड हो जाने वाला था, जो कि फालतू स्पेस जंक बन जाने वाला था, उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा है दैट इससे क्या होगा ना दैट हमारा जो स्पेस मिशन है वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा, और भी ज़्यादा पब्लिक पावर पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा आएंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज़्यादा आएंगी, तो हमारे स्पेस मिशंस को ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। और हमारा जो इन स्पेस है दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं, है ना। तो इन स्पेस क्या है, ये एक नोडल एजेंसी है जो इज अपॉइंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच कैन ऑथराइज अ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी ऑल्सो टू यूज इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, जैसे इसरो का लॉन्च फैसिलिटीज। तो वही ना बोला जाए, आप सोचो ना, अगर इस्तेमाल करोगे तो आप तो पहले इन स्पेस से कांटेक्ट करोगे ना, उसके बाद ही तो आप कुछ भी एक्शन लोगे ना। तो ऑफ कोर्स पैसे तो अल्टीमेटली सरकार को ही आएंगे, है ना। नेक्स्ट, नीति आयोग का रिपोर्ट आया है,
इंडियन एक्सप्रेस से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। नीति आयोग हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट दैट सेज दैट हाइड्रोजन कैन सब्सटैंशियली स्पर इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। नाउ किस हाइड्रोजन की बात की जा रही है? ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है। अगर स्टेटस देख लीजिएगा ओवरऑल हाइड्रोजन का, तो ये कहा जा रहा है दैट क्योंकि अभी हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन का डिमांड धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है दैट आने वाले 2050 तक अराउंड दुनिया में जितना भी एनर्जी नीड रहेगा ना, उसका 10% तो ग्लोबल डिमांड ग्रीन हाइड्रोजन से ही होगा। आप समझ जाओ ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन छोटा अमाउंट नहीं है। 10% भले ही छोटा लग रहा है आपको देखने में, बट टेक्निकली डिफरेंट जाते कोल से भी तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया ही जाएगा, राइट। और भी डिफरेंट अदर मीडियम्स भी है, जैसा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, राइट, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके सामने भी इसको ये, और इनफैक्ट ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है 2050 तक। डिकार्बोनाइजेशन, ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये क्रूशियल होने वाला है इन ऑल द सेक्टर्स, वेदर इट बी फर्टिलाइजर्स, वेदर इट बी रिफाइनिंग, मिथेनॉल एक्सट्रैक्शन, मैरीटाइम शिपिंग, राइट, सब सेक्टर में काम आ सकता है। इंडिया नीड्स टू फॉर्म ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर्स एज वेल। नाउ 3 ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर शुड बी डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री बेस्ड ऑन द स्टेट ग्रांट challenges, है ना, और गवर्नमेंट provided grants to startups as well as support entrepreneurs to promote green hydrogen। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जिससे ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन का यूजेजेस हमारे देश में तो बढ़ ही सके, बट साथ ही साथ हम इस चीज को एक्सपोर्ट भी प्रॉपर वे में कर सके, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को प्रोवाइड भी करना चाहिए ग्रांट्स, किनको? स्टार्टअप्स और डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ किया जा सके। Facilitate investment through demand aggregation and dollar-based bidding of green hydrogen. Promote export of green hydrogen and green hydrogen embedded products through Global Hydrogen Alliance। देखो ये सब वही चीज़ है, ये सब कुछ समझाने का चीज़ नहीं है, नॉर्मली समझ जाओ ये। Make green hydrogen competitive vis-a-vis green hydrogen, right? Encourage market developments using the industrial cluster and viability gap funding. Initiate green hydrogen standards and labeling programs। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। Now जब भी मैं ग्रीन हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो क्या इससे पहले हाइड्रोजन हम लोग एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, करते थे जरूर, बट वो दैट वाज डिफरेंट हाइड्रोजन, दैट वाज ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन अगर देखोगे, ये ऑफ कोर्स इंडिया का बल्क प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट करता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन से ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बट प्रॉब्लम इसमें ये है ना दैट CO2 भी रिलीज होता है, और CO2 तो अपने आप ग्रीन हाउस गैस है ना। नेक्स्ट इज ब्लू हाइड्रोजन। आप देखो ये भी फॉसिल फ्यूल से ही सोर्स किया जाता है। अब इसका भी बाई प्रोडक्ट अगर देख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बट इसमें ये एक चीज जो ब्लू हाइड्रोजन में ग्रे हाइड्रोजन से फायदा ये है, वो है ये है दैट बाई प्रोडक्ट्स आर कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड, दैट इज ये CO और CO2 जो है इसको कैप्चर और स्टोर कर दिया जाता है। बट देखो यहाँ पर भी तो अल्टीमेटली रिलीज तो किया ही जा रहा है ना CO2, है ना। बट ग्रीन हाइड्रोजन के केस में अगर देख लीजिएगा, ये फॉसिल फ्यूल से नहीं, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट इज सोलर एंड विंड के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। इससे बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? वाटर और वाटर वेपर। अब ये क्या कुछ मतलब दुनिया को प्रदूषित कर रहा है, या फिर ग्रीन हाउस गैस है क्या ये? नो, राइट। तो यही चीज है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या मेजर लिया गया हाइड्रोजन को ओवरऑल प्रमोट करने में? देखो 2003 में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड सेटअप किया गया था, जिसका काम था टू इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप एंड नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी एंड फ्यूल सेल प्रोग्राम। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप 2006 जो क्या प्रोवाइड करता है ब्लूप्रिंट फॉर हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट हमारे देश में। हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, है ना, हाइड्रोजन और फ्यूल सेल्स को बनाने के लिए। ऑफ कोर्स मिशन इनोवेशन, ये ग्लोबल इनिशिएटिव था टू एक्सेलरेट ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, द पॉलिसी हैज सेट अ टारगेट ऑफ 5 मिलियन टन। चलो ये खुद से भी पढ़ सकते हो आप, क्या बताओ। नेक्स्ट डाउन टू अर्थ से ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम दैट इज UNODC ने रिलीज किया है ये रिपोर्ट, दैट इज वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022। ना ये रिपोर्ट बोलता क्या है? इंडिया के बारे में बोलता है दैट इंडिया वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट ओपिएट मार्केट है। ओपियम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। इनफैक्ट कहाँ से आती है ये? अफगानिस्तान से, ठीक है, जिसके कारण ट्रैफिकिंग के भी केसेस बढ़ गए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइमिंग के भी केसेस हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऑन द वर्ल्ड की अगर बात करें तो रेट ऑफ ड्रग कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड देयर हैज़ बीन
26% इंक्रीज. इनफैक्ट द इंक्रीज इज मोर रैपिड इन वुमेन देन मैन, मतलब महिलाएं जो है वो ज़्यादा इसको कंज्यूम कर रही है एज कम्पेयर टू मैन. ड्रग प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है दुनिया भर में, जिसमें मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जो है यह इमर्जिंग ग्राउंड है ऑफ सिंथेटिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एज वेल. इन्वायरमेंटल इंपैक्ट अगर देख लीजिएगा तो देखो, आप ड्रग्स, अब ओपीएम की अगर खेती करोगे तो आपको पेड़ पौधे काट के ही ना करना पड़ेगा जी, तो अल्टीमेटली डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है. यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के बारे में अगर देख लेगा तो ये ऑफिस सेटअप किया गया था 1997 में. इट वाज नेम्ड एट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम. कब? 2002 में. ये एक्ट करता है एज एन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन बाय कॉम्बैटिंग यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग प्रोग्राम एंड क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट वियना. रिलेटेड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स अगर देख लीजिएगा इसके रिलेटेड, तो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26 जून में. सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोपेट्रिक सब्सटेंस 1971, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोपेट्रिक सब्सटेंस 1998. अब ये तीनों जो कन्वेंशंस है ना दोस्तों, इसको इंडिया के द्वारा सिग्नेचरी भी है इंडिया, और इसी के बेसिस पे इंडिया ने इनैक्ट किया अपना द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985 हमारे देश में भी. ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का क्लास यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ और एमसीक्यूज कल के देख लेते हैं कुछ. पहला एमसीक्यू था पीएसईएस के रिलेटेड, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के रिलेटेड. ठीक है, कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, 2 स्टेटमेंट इनफैक्ट दिए हुए थे. पहला था ये एक लोएस्ट यूनिट है इन द 3 टायर स्ट्रक्चर, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था जो कि बिल्कुल सही था. इनफैक्ट 41% किसान क्रेडिट कार्ड लोन जो है ये यहीं से लिया जाता है, तो ऑफ कोर्स बोथ वेर एब्सोल्युटली ट्रू, राइट. नेक्स्ट दोस्तों ये आर्टिकल 72 था, तो ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग. अटॉर्नी जनरल इज डीबार्ड, नहीं डीबार्ड ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, तो ये भी रॉन्ग है. तो 1 2 तो रॉन्ग है, देखो ना, तो 1 2 रॉन्ग है, तो ए को हटा दो, बी को हटा दो, सी को हटा दो, बचा लास्ट वाले 3 4, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको. बट स्टिल मैं बोलता हूँ दैट चारों के चारों ऑप्शन ज़रूर से पढ़िएगा. ठीक है, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है ना दैट लोग कंफ्यूज कर जाते हैं. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू कैपस्टोन, है ना, पूछा गया था ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो नासा वाज द करेक्ट आंसर. सो ऑफ कोर्स ए वाज द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा तीनों का, सी डी एंड ए वाज द करेक्ट सीक्वेंस, जिसमें सभी के सभी लोग हसल बसल लेक से लेकर जुबोरा, प्रज्ञाज्योति, अभी, अबजीनी, दिव्या, CDA, राइट. चलो CDA, वेरी गुड. आज के क्वेश्चन को आप लोग सभी को सॉल्व कीजिएगा, ऐसा मैं चाहता हूं. नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. 4 ऑप्शंस दिए हुए आपको. इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. आपको बताना है इनमें कौन सा सही है. 1 2 3, 1 3 4, 1 2 एंड 3 4, है ना. सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जरूर से लिखिएगा. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डिफॉरेस्टेशन, अच्छा, अनसाइंटिफिक प्लानिंग, unconsolidated deposits of regolith or heavy rain. Which among the following is the reason of landslides? अच्छा, आप बताइए नीचे. 1 3 4, 1 2 2 3 4 या फिर 1 2 3 4. नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा. ISRO's POEM platform was recently seen in news. It is related to leave some human recitals in space in digital format, capture the space debris in space orbit, perform in-orbit experiment using the final stages of PSLV satellite, perform in-orbit experiment using the final stage of GSLV satellite. आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना है दैट कौन सा यहाँ पे आपको लगता है सही आंसर है. तीनों के तीनों मुझे सही चाहिए, राइट. Anyways, this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.